आज शुक्रवार का दिन जम्मू और श्रीनगर दोनों ही शहरों में सैकड़ों आंखों को नम कर गया। जहां जम्मू में गुरुवार को श्रीनगर में आतंकवादी हमले में मारे गए टीचर दीपक चंद का, वहीं श्रीनगर में प्रिंसिपल सुपिंदर कौर का अंतिम संस्कार किया गया। इन दोनों का अंतिम संस्कार तो कर दिया गया, लेकिन इनकी कल हुई हत्या से उभरे सवाल अब भी जवाब का इंतजार कर रहे हैं। दर्शकों, जेके अपडेट प्राइम टाइम में मैं प्रशांत भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। आज के प्राइम टाइम में हम चर्चा करेंगे हाल ही में कश्मीर वादी में हुई टारगेट किलिंग्स को लेकर। टारगेट किलिंग्स को लेकर कई तरह की संभावनाएं और रिपोर्ट सामने आ रही हैं। कश्मीर में आम नागरिकों को टारगेट बनाकर की जा रही हत्याओं को आतंकवादियों की नई रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। जानकार इसे अभी 90 के दशक जैसी स्थिति बनाने की कोशिश से जोड़कर देख रहे हैं। हालांकि आतंकवादी गुटों की कमजोर स्थिति के मद्देनजर सिक्योरिटी फोर्सेज इस संभावना से इनकार कर रही हैं। ताज़ा घटनाओं को आतंकवादी गुटों के शीर्ष नेतृत्व के खात्मे की वजह से बौखलाहट और घाटी में डेमोग्राफिक बदलाव की आशंका के मद्देनजर आम नागरिकों को निशाना बनाकर दहशत फैलाने की कोशिश और तालिबान के कब्जे के बाद उभरते कट्टरपंथ से जोड़कर देखा जा रहा है। रिटायर्ड पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आतंकवादी आसान टारगेट तलाश कर रहे हैं। उनके सर्वोच्च नेतृत्व को घाटी में खत्म किया जा चुका है। उनकी लीडरशिप पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। वे सीधे सिक्योरिटी फोर्सेज का मुकाबला करने की स्थिति में नहीं हैं। ऐसे में छोटे हथियारों के जरिए आम नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है। हमलों का मकसद आम नागरिकों में दहशत फैलाना है, जिससे वे घाटी में आने का प्रयास न करें। मंत्रियों के दौरे और होम मिनिस्टर अमित शाह के प्रस्तावित कश्मीर दौरे और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में तेजी के बीच आतंकवादी जताना चाहते हैं कि स्थिति सामान्य नहीं है। आम जनों पर हमले से यह संदेश दिया जा रहा है कि घाटी में आतंकवाद जिंदा है। स्थानीय आतंकवादियों को सीमा पार से निर्देश लगातार मिल रहे हैं। इस बीच बीएसएफ के पूर्व एडीजी पीके मिश्रा ने कहा कि 2-3 चीजें बहुत अहम हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद खुफिया रिपोर्टों में घाटी में कट्टरपंथ बढ़ने की आशंका जताई गई है। इसका असर दिखने लगा है। ऐसे गुट काफी उत्साहित हैं। पूर्व एडीजी के मुताबिक दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि पलायन करके गए लोगों को घाटी में वापस लाने की केंद्र सरकार की मुहिम के खिलाफ संदेश देने की कोशिश की जा रही है। ऐसे लोगों को नौकरी पर रखने की योजना को भी डेमोग्राफिक बदलाव की कोशिश बताकर आतंकवादी टारगेट किलिंग कर रहे हैं। गुरुवार को की गई हत्याएं इसका साफ इशारा हैं। उधर पाकिस्तान कश्मीर के मसले पर अलग थलग पड़ने के चलते कश्मीर में आतंक और कट्टरपंथ को बढ़ावा देने के लिए पूरा जोर लगा रहा है। पाकिस्तान की आईएसआई हैंडलर्स के जरिए घाटी में वारदातें तेज करने का संदेश स्थानीय आतंकवादियों को भेज रही है, जिससे भारत सरकार की शांति व विकास की कोशिशों में देर हो और दुनिया को बता सके कि कश्मीर अशांत है। उन्होंने कहा कि जिस ईदगाह इलाके में शिक्षकों को मौत के घाट उतारा गया वह 90 के दशक में हरकत-उल अंसार का गढ़ हुआ करता था। उस इलाके में कमांडेंट के तौर पर मैंने खुद हरकत-उल अंसार के घाटी में प्रमुख को मारा था। वहां आतंकवादी गुट लगातार नाम बदलकर एक्टिव रहे हैं। अभी भी द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ लश्कर का ही एक हिस्सा है। जानकारों का कहना है कि आर्टिकल 370 समाप्त होने के बाद केंद्र सरकार ने कई लेवल्स पर शांति व विकास का संदेश दिया है। यहाँ बीडीसी, डीडीसी के चुनाव हुए हैं। आम लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश के चलते विकास योजनाओं पर फोकस बढ़ा है। कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए कई नियम बनाए गए हैं। इनमें से एक उनकी प्रॉपर्टीज को कब्जे से मुक्त कराने और जमीन वापस दिलाने की मुहिम भी है। पलायन करने वालों को नौकरी की योजना से भी कट्टरपंथी नाखुश हैं। इस साल अब तक आतंकवादी हमलों में 28 आम नागरिकों की जान जा चुकी है। इस साल सबसे ज्यादा श्रीनगर में 10, पुलवामा और अनंतनाग में 4-4, कुलगांव में 3, बारामूला में 2, बड़गाम और बांडीपुरा में 1-1 नागरिक की आतंकवादी हमलों में मौत हुई है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ज्यादातर मामलों में आतंकवादियों ने पहले से ही अपना टारगेट तय किया हुआ था और उनकी हत्या कर दी। बम विस्फोट जैसी घटनाओं में आतंकवादियों का टारगेट ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योरिटी पर्सनल्स को मौत के घाट उतारना होता है, लेकिन इन मामलों में चुन चुन कर हत्याएं की गई।
सेक्शन 370 के तहत जम्मू कश्मीर को मिले विशेष दर्जे को 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने खत्म किया था। उसके बाद अक्टूबर 2019 में आतंकवादियों ने 5 मजदूरों की हत्या कर दी थी। छुट्टी के दौरान घर गए सेना और पुलिस के जवानों पर हमले तेज हुए। सरपंचों को निशाना बनाया जाने लगा। भाजपा से जुड़े नेताओं को निशाना बनाया गया। जून 2020 में अनंतनाग में कश्मीरी पंडित अजय पंडित को उनके घर में गोलियों से भून दिया गया। वह सरपंच थे और कांग्रेस से जुड़े थे। अब आतंकवादियों की हिटलिस्ट में कश्मीरी पंडित समेत आम नागरिक टॉप पर हैं। कश्मीर में गैर मुस्लिमों पर अचानक बड़े हमलों के पीछे आतंकवादियों की बौखलाहट की एक वजह कश्मीरी पंडितों की संपत्तियों से कब्जे हटाने की मुहिम भी है। आतंकवाद के कारण घाटी से पलायन करने वाले पंडितों की प्रॉपर्टीज से अवैध कब्जे छुड़ाने का अभियान हाल ही में शुरू किया गया था। 1990 के दशक के बाद यह पहला मौका है जब घर छोड़ने को मजबूर हुए पंडितों की जमीनों मकानों से कब्जे छुड़ाए जा रहे हैं। प्रशासन ने सितंबर में एक पोर्टल शुरू किया था। इस पर देश में कहीं भी रह रहे कश्मीरी पंडित अपनी प्रॉपर्टी पर कब्जे की शिकायत दर्ज करा रहे हैं। शिकायत मिलते ही एडमिनिस्ट्रेशन उस संपत्ति को कब्जा से छुड़ाने की कार्रवाई शुरू कर देता है। एडमिनिस्ट्रेशन को कब्जों की हजारों शिकायतें मिली हैं। इनमें से 1000 से ज़्यादा शिकायतों पर कार्रवाई की जा चुकी है। कुछ शिकायतें ऐसी भी हैं जिनमें धोखाधड़ी से जमीन हड़पने की बात है। जम्मू कश्मीर के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक हर जिले में अवैध कब्जे हैं। सबसे ज़्यादा 1000 शिकायतें अनंतनाग में हैं। एक मामला तो ऐसा था जहां 5 एकड़ से अधिक जमीन हड़प ली गई थी। अब यह जमीन छुड़ा ली गई है। ज़्यादातर मामलों में कब्जा करने वाले पड़ोसी ही हैं। कुछ मामले ऐसे भी हैं जहां लैंड माफिया एक्टिव है। कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति के पदाधिकारी बताते हैं कि सिर्फ पंडित घर छोड़कर नहीं गए थे, काफ़ी सिख और मुस्लिम भी पलायन को मजबूर हुए थे। उनकी प्रॉपर्टीज भी वापस दिलाई जानी चाहिए। श्रीनगर के डीसी मोहम्मद एजाज असद के मुताबिक जिले में कुल 660 शिकायतें मिली थी। इनमें से 390 हल कर ली गई हैं। 66 मामले ऐसे भी पाए गए जहां रेवेन्यू रिकॉर्ड से छेड़छाड़ कर जमीन किसी और के नाम कर दी गई थी। शोपियां में 400 शिकायतों में से 113 शिकायतों का निपटारा कर लिया गया है। कुपवाड़ा, बारामूला, गांदरबल में भी इसी तरह की कार्रवाई जारी है। कश्मीर छोड़कर गए 41,117 परिवार जम्मू और 21,000 परिवार दिल्ली समेत अन्य राज्यों में रजिस्टर्ड हैं। टारगेट किलिंग्स को लेकर कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी एजेंसियों को इस हमले के इनपुट 3 महीने पहले से ही दिए जा चुके थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक सिक्योरिटी एजेंसियों के पास इनपुट थे कि आतंकवादी 3 तरह के लोगों को निशाना बना रहे हैं। भाजपा, अपनी पार्टी और उसके सहयोगी, माइनॉरिटी कश्मीरी पंडित और सिख, और सरकार समर्थक आवाजें जिन्हें आतंकवादी सहयोगी कहते हैं। आखिर ऐसा हर बड़ी आतंकवादी वारदात के बाद ही क्यों होता है कि इसकी इनपुट्स तो पहले से ही थी? क्या कोई इस बात का जवाब देगा? वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला ने भी आज शुक्रवार को कहा कि मेरे पास 1.5 महीने पहले रिपोर्ट थी कि आतंकवादी माइनॉरिटीज कम्युनिटीज को निशाना बनाने की साजिश रच रहे हैं। अगर मेरे पास रिपोर्ट थी तो क्या सरकार को इसकी जानकारी नहीं थी? हम उमर अब्दुल्ला से ये सवाल करते हैं कि जब उनके पास 1.5 महीने पहले ऐसी कोई रिपोर्ट थी तो उसकी जानकारी क्या उन्होंने सरकार को दी? अगर सरकार को नहीं देनी थी तो उसे सार्वजनिक क्यों नहीं किया? अब ऐसे दावे करके वे क्या साबित करना चाहते हैं कि सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन में अब भी उनके लोग मौजूद हैं? सांप निकल जाने के बाद लाठी पीट कर क्या साबित कर रहे हैं जूनियर अब्दुल्ला? वहीं अगर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की चीफ महबूबा मुफ्ती की बात की जाए तो वो हर वारदात के लिए, हर बात के लिए कश्मीर में पत्ता भी हिलता है तो उसके लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराती हैं। कल उन्होंने बयान दिया कि कश्मीर को नरक बनाकर रख दिया गया है। क्या महबूबा मुफ्ती इस बात का जवाब देंगी कि मौजूदा कठिन वक्त के अंदर पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों मिलकर क्यों नहीं आम लोगों के साथ आकर खड़े होते? क्यों वो सिर्फ ट्विटर का सहारा लेकर बयानबाजी कर रहे हैं? तो दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपसे करेंगे चर्चा। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। GK अपडेट रहे हमारे साथ।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 705-109-1811।